हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। हिस्ट्री पोर्शन को हमने शुरू किया है, आज इसकी 8th वीडियो होगी। इसमें से हम टीजीटी, पीजीटी, क्लैरिकल, पटवारी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला था मगध राज्य का उत्कर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हैं बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा था 544 ईस्वी पूर्व में। ये बात हमें पता चलती है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अंग की राजधानी हमने क्या पढ़ी थी? ये जनपदों में हम पढ़ रहे थे। अंग की चंपा। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक जो था वो शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यहाँ से भी एक लाइन देखो, आपको जरूर याद रखनी है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी जाता है। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश, आधुनिक पंजाब को मद्र कहा जाता था, राजकुमारी खेमा से शादी की थी। 3 शादियां की थी इन्होंने। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु, इसका उपनाम था कुणिक। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कुणिक किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षाकर या वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। रथमूसल और महाशिला कंटक। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदाइन मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु की हत्या की थी उदाइन ने, ये इसका पुत्र था। उदाइन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का भी अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदाइन का पुत्र नागदाशक था। नागदाशक था हर्यक वंश का अंतिम राजा। नागदाशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदाशक को अपदस्थ किया था शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। वह अंतिम शासक था घनानंद। ऐसे भी पूछा जाता है टेट वगैरह में, तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिकंदर। सिकंदर के बारे हम जान लेते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उनका पिता का नाम था फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मैक्दूनिया का शासक था। इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर कौन था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है।
सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। ये भारत विजय करना चाहता था और अभियान 326 ईसा पूर्व में इन्होंने शुरू किया। सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे क्या कहा जाता है, हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है और झेलम का युद्ध या बितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। ये 2-3 नाम है, ये आपको जरूर याद करने हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपासा और यूनानी नाम है हाइफासिस। तो सिकंदर की जो सेना थी उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था कुछ धार्मिक कारणों की वजह से। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कमीशंस वगैरह में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एचएस वगैरह में। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सोचो 33 वर्ष तक उसने इतना भारत विजय से लेकर मतलब इतना बड़ा काम जो था कर लिया था। सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निर्याकस, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बऊकेफ्ला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊकेफ्ला नामक नगर भी बसाया था। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा। यह भी आता है कि सैंड्रोकोटस किसे कहा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से की थी। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिशल का मतलब होता है बैल या फिर निमन कुल में उत्पन्न। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। घनानंद को हराने में चाणक्य का ही नाम है ये, और टैट के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है और चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौन? चाणक्य। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक लिखी है चाणक्य ने, जिसका संबंध है राजनीति से। ये तो कमीशन में भी आते हैं क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है राजनीति से। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र, इसे भी सप्तांग भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 में 22 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया है? कर्नाटक श्रवणबेल गोला नामक स्थान पर, जहां पर इसने अपने प्राणों को भी त्यागा है संलेखना विधि से। ये क्वेश्चन जरूरी है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये कमीशन वगैरह में रिपीट होती है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, इसलिए हमने पहले वो टॉपिक किया। सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, याद रखना है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो थे वो दहेज के रूप में दे दिए थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। इंपॉर्टेंट है, कमीशन में भी आ जाता है, टैट में भी, क्लैरिकल में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, तो इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात
एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया है, जैसे पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी की गई है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ है उसका वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे उपहार में। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी में हुई। श्रवणबेल गोला में कर्नाटक में उपवास से संलेखना विधि से एक उपवास कहा जाता है इसे, उससे प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट आता है शासक बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ हुआ शत्रु विनाशक। ये भी क्वेश्चन आता है कि अमित्रघात या मित्रकेटे किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है बिंदुसार को। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीबक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी, हमने पीछे पढ़ा है। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है या वारिसार भी कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमैकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। अब ये भी याद रखने के लिए है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। सिंधु एवं झेलम नदी के बीच ये हुए हैं। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशिम को भेजा और जब नहीं हुआ सुशिम से तो अशोक को भेजा था। ये भी क्वेश्चन आता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? पहले तो सुशिम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट है, से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। लेकिन उसने क्या किया था? मदिरा भेज दिया था, सूखे अंजीर भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। इस तरह से ये है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का क्या था? राज्यपाल। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदेगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक तरफ देखिए आप मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियां। जो उत्तरापथ मौर्य प्रांत है उसकी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राशी यानी कि पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र राजधानी थी। नेक्स्ट है अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों में से ही ज्ञात हो जाता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और एक है गुहा लेख। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कनगहली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक ये उल्लेखित किया गया है। राजा अशोक, रान्यो लोक लिखा गया है, रान्यो अशोक। आगे है कगनहल्ली, भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये कगनहल्ली जिसकी बात की गई है ये है भीमा नदी के बाएं तट पर। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है।
भाब्रू अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और देव नाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। ये भी जहाँ पे उकेरा गया है देव नाम प्रिय, तो ये अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशली। तो इस पर अधिकार कर लिया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। ये उल्लेख मिलता है हमें 13वें शिलालेख में। तो प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये हमें प्लिनी के कथन से पता चलता है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये क्वेश्चन तो कमीशन में भी आता है, क्लैरिकल में भी पूछा जाता है और यहाँ तक टैट वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपगुप्त कौन मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? तो उपगुप्त से। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वे शैव धर्म का भी उपासक था और निरोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था। ये 10वें वर्ष, 12वें वर्ष निगली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी अशोक ने। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शिलालेखों का स्थान शाहवाजगढ़ी ये संबंधित है पाकिस्तान पेशावर से। मनसेरा शिलालेख हजारा में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। धौली या जौगढ़ ये उड़ीसा में है। एरनगुड़ी राजुल मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। भबरू ये राजस्थान में है। मास्की गोवीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जटिगरामेश्वर कन्नगनहल्ली पाल की गुंडू ये कर्नाटक में है और जो अहरौरा है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये है आपके अहरौरा लेख में, जो कि कहाँ पे है? यूपी में। रुमनी देई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। आस्था का। नेक्स्ट है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय क्या वर्णित हैं उनमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिलालेखों का। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। ये इस तरह से पूछे जाते हैं अलग अलग से एग्जाम्स में। पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। और 9वें में इसमें सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्तियों के बारे में है। 13वें में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे।
और 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पहला पूछा जाता है, पहला शिलालेख पूछा जाता है, दूसरा पूछ लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट है 5वां पूछ लिया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट 11वां भी पूछ लिया जाता है और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है 13वां। इसको पूछा जाता है, ये तो हमें याद होना चाहिए किसी भी तौर से, किसी भी हालत से। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, ये भी क्वेश्चन आता है। अशोक ने, ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के लिए ही अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए। जैसे कि आजीविकों के लिए इसने बराबर की पहाड़ियाँ में गुफाएं, रहने के लिए गुफाएं बनाई जिनका नाम था कर्ज। 4 गुफाओं का निर्माण किया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने, अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफाएं प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, ऐसे क्वेश्चन आता है तो श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है ये भी। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन पता होना चाहिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सब प्रथम किसने शुरू किया, तो ये किया है अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ, ये तो क्वेश्चन कमीशन में जरूर पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों में इनमें से कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन इनमें से कोई और भी डाल दी जाएगी और 4 ये भी होंगी, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक, ये आपको याद रखनी होंगी। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से मिला है और खरोष्ठी लिपि का सहवाजगढ़ी से, मनसेरा से, जो कि पाकिस्तान के निकट, पेशावर के निकट है उत्तर पंजाब में, तो और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। भारत से, शेष भारत से, तो ब्राह्मी लिपि के, भारत से ब्राह्मी लिपि के और पाकिस्तान से सहवाजगढ़ी और मनसेरा से खरोष्ठी लिपि में, और जो ग्रीक और अरामाइक लिपियां हैं वो अफगानिस्तान से इनके साक्ष्य मिले हैं हमें। तो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ये लिपि, दाईं से बाईं ओर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक टेबल है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, आप इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या बोला जाता है किस किस पद के लिए। तो मंत्री को प्रधानमंत्री, पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति के लिए सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र को कहा जाता है, और दवारिक राजकीय द्वार रक्षक के लिए, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, और सन्निधाता, ये क्वेश्चन आया है एक बार सन्निधाता से, सन्निधाता तो राजकीय कोषाध्यक्ष को बोला जाता है प्रशास्ता, कारागार अध्यक्ष, प्रदेष्टि, कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता है नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद, इसको अध्यक्ष कहा जाता है, अध्यक्ष को मंत्री परिषद, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल, और दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता है, अंतपाल। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख हमने पीछे पढ़ा, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरे टी फैनथेलर ने की और इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी, क्वेश्चन आता है, और कब मिली थी, तो ये मिली थी जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो स्तंभ लेख हैं आपके 7 जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही हैं। अब हमें ये भी याद करना है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में है। तो ये अलग अलग 6 स्थानों से प्राप्त हुए, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौसंबी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। कहाँ पे करवा दिया था, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था।
दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इसे किसने, कौन कहाँ से लाया, तो फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया था इसे, दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में था यह स्तंभ लेख, तो फिरोज शाह द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दो जो है फिरोज शाह तुगलक दो जो शिलालेखों को ले आया है दिल्ली, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ये मेरठ में था और वो टोपरा में था। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में था, तो इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की है। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में, और लौरिया नंदनगढ़ यूपी टैट, ये यूपी टीजीटी कमीशन पीजीटी वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं ये। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है लौरिया नंदनगढ़ पर। कौशंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख, अब क्वेश्चन आता है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख, अशोक के किस अभिलेख को कहा जाता है, तो कौशंबी का अभिलेख, कौशंबी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमनीदेई, रुमनीदेई अभिलेख रखना है याद, सबसे छोटा है, और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, और कौशंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट आते हैं हम, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान, जो रुमनीदेई है इसी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दी गई थी। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। अच्छा, महास्थान से प्राप्त, जो कि बांग्लादेश में है, से प्राप्त सौह गौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने का विवरण भी प्राप्त है। प्रथम पृथक शिलालेख, नेक्स्ट है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन आता है कि किस शिलालेख में ये बात कही गई है, कमीशन में, HP TGT कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह घोषणा किसमें की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये प्रथम, ऐसे भी आता है शिलालेख, प्रथम शिलालेख, 7वां ये शिलालेख इस तरह से, और प्रथम पृथक शिलालेख, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो प्रथम पृथक शिलालेख ये हमें याद रखना है, प्रथम पृथक शिलालेख। अशोक का सर्रेकुन्हा कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त है। जो सर्रेकुन्हा है वो ग्रीक और अरमाइक जो लिपियां हैं उनमें है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण क्या है, तो उपधा परीक्षण है मुख्यमंत्री एवं पुरोहित के चरित्र को जांचना। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी, ये रेंज है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या, महामात्रों की संख्या थी 18। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था, चर जासूस को चर कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी, 5 प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया। जो प्रांत विभाजित थे आगे तो उनको कहा गया विषय, और जो उसका स्वामी होता था उसे विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और मुखिया होता था ग्रामिक। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, विषयपति भी और ग्रामिक भी, इस तरह से क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। बिक्री का 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। यह है एक टेबल दिया गया है, प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समितियां हैं और उनके कार्य क्या क्या थे ये बताए गए हैं। प्रथम समिति का कार्य उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का विदेशों की देखरेख। तृतीय का जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ का व्यापार वाणिज्य की देखभाल। और पंचम का निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और जो छठी समिति थी उसका कार्य था बिक्री कर वसूल करना, जो कितना होता था, मूल्य का 10वां भाग।
ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे इसी एक वीडियो में। ये इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई कौन थे? मार्ग निर्माण अधिकारी। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद डाला था। यह बात सही भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कर दिया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना भी कहा था, तो ये जस्टिन ने कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होते थे। महामात्य सर्प। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, ये भी क्वेश्चन एक बार कमीशन में पूछा गया है कि गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। गुप्तचर घूम घूम पर कार्य करता था और जो गुप्तचर एक जगह पर रहकर कार्य करता था उसको संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा गया। न्यायाधीश को कहा जाता था राजुक। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्र कहा जाता था। सीता कौन सी भूमि थी? ऐसे क्वेश्चन आता है। सरकारी भूमि। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। ये भी आता है कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में विभाजित बताया है, तो 7 वर्गों में बताया हुआ है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र विषयवृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीबी कहलाती थी, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। बहुत होते हैं 137 वर्ष। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ये क्वेश्चन तो टैट, टीजीटी, क्लर्क, पटवारी हर में पूछ सकते हैं, पूछा भी जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक तो कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। इसके बाद आएगा शुंग वंश। अशोका राम बिहार पाटलिपुत्र में था। ये भी इंपॉर्टेंट ये लाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्राह्मण साम्राज्य। इसी में आएगा शुंग, कर्णव, ये सातवाहन। तो इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।